हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं सभी पांडु लोग? कायदे से तो ये कहना चाहिए। कुछ याद आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक बार के लिए ज़रा खुद से पूछो अपने मन से कि क्या पढ़ रहे थे, और अगर जवाब आता है वेक्टर तो बिल्कुल सही जवाब है ना। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे और ठीक है, लेक्चर्स के बीच में गैप आ जा रहा है, पर जो गैप आ रहा है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं और नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। और अब धीरे धीरे हम बुक के क्वेश्चंस भी करना शुरू कर देंगे, तो अब हम होमवर्क भी कर सकते हैं घर पे, है ना। पर्याप्त समय है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो हमने वेक्टर में अभी तक अगर मैं बात करूं तो क्या क्या पढ़ लिया है? वेक्टर की डेफिनेशन देख ली थी, वेक्टर से रिलेटेड छोटी मोटी बातें, सदिश से रिलेटेड छोटी मोटी बातें, वो सब देख लिया था। फिर उसके बाद हमने सदिश के प्रकार ये सारे पढ़ लिए थे ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिए थे। टाइप ऑफ वेक्टर में एक टाइप अपना बचा हुआ था, कौन सा? पोजीशन वेक्टर, है ना, जो कि स्क्रीन पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, स्थिति सदिश। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, जो कि आगे भी इस चैप्टर में और इवन 3D में भी हमारे काम आने वाला है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि इसको पढ़ने से पहले हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है। सम चतुर्भुज का नियम, योग का नियम, और त्रिभुज के योग का नियम सदिशों के लिए पहले हमने वो पढ़ा, तो वो भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब बारी आ चुकी है किसकी? पोजीशन वेक्टर की, ठीक है। तो चलो देखते हैं पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। देखो, अगर मैं सिंपली आपको 9th-10th की बातें याद दिलाऊं, है ना, तो क्या होगा कि तुम लोग गालियाँ दोगे मुझे, है ना। यही होगा कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहा है ये मास्टर। लेकिन ज़रूरी है इस बात को समझना, है ना। 9th-10th में हमने 2D यानी कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं कि ये मूल बिंदु है, ओरिजिन, और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है वाई की, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है किसकी? एक्स की, ठीक है। ये सारी चिटपुटिया बातें आप पढ़ चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक अजम्पशन है हालांकि, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2D प्लेन बोल देते हैं या फिर एक कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको कोई पॉइंट लोकेट करना होता था, जैसे मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पर लिख दिया मैंने P2,3, सही है। पॉइंट P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या लिख दिए? 2,3। तो अब इस 2,3 से आप क्या समझते हैं? इस 2,3 से आप ये समझते हैं कि अगर बिंदु P की y अक्ष से दूरी के बारे में बात की जाए, क्या कहा मैंने? अगर बिंदु P की y अक्ष से दूरी निकाली जाए, ये है y अक्ष, तो y अक्ष से ये लंबवत दूरी, ठीक है ना, तो वो किसके बराबर आ जाती थी? 2 के बराबर, यानी कि इस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर आ जाती थी, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, पहले चतुर्थांश में है तो, दूसरे चतुर्थांश, तीसरे में, मतलब x अगर नेगेटिव भी हो गया तो फिर उसके आगे मॉड लगाएंगे ना, क्योंकि जो दूरी होती है वो तो हमेशा कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। तो अभी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट ले रखा है ना, तो ये P जो है y अक्ष से कितनी दूरी पर है? 2 इकाई की दूरी पे है, और ये P x अक्ष से कितनी इकाई की दूरी पर है? 3 इकाई की दूरी पर है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि अगर x अक्ष की दिशा में आप 2 इकाई चले और y अक्ष की दिशा में अगर आप 3 इकाई चले, ठीक है, तो आप किस बिंदु पे पहुंच गए? आप P पे पहुंच गए। तो बेसिकली ये जो 2,3 था, जो निर्देशांक थे बिंदु P के, वो क्या दर्शा रहे थे? वो बिंदु P की स्थिति को दर्शा रहे थे, ठीक है। अब वो स्थिति जो है y अक्ष के सापेक्ष भी बोली जा सकती है। जैसे y अक्ष के सापेक्ष आप देख रहे हैं कि उस बिंदु की जो स्थिति है वो क्या है? 2 इकाई है ना, दूरी की अगर हम बात करें तो। और x अक्ष के सापेक्ष अगर हम बात करें तो वो 3 इकाई की दूरी पर है, ऊपर की दिशा में, ठीक है। और वहीं पे अगर मूल बिंदु से अगर हम बात करें कि P कितनी दूरी पर है, तो हमें O को P से ज्वाइन कर लेना चाहिए और बोल देना चाहिए कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा वाला? ये वाला, जहाँ पर
एक भुजा 2 के बराबर है और दूसरी भुजा 3 के बराबर है, पूजा नहीं बोल रहा हूँ, भुजा बोल रहा हूँ, ठीक है, भटक मत जाना। एक भुजा 2 के बराबर है और दूसरी भुजा 3 के बराबर है, तो ये जो तीसरी भुजा है जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे ना, राइट एंगल ट्रायंगल का, वो पाइथागोरस से निकल करके आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 9 और 4 13, तो वो रूट 13 के बराबर आ जाएगा। सही, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो हम 2D में बोलते थे कि कोई भी पॉइंट का अगर मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया, किसी भी बिंदु का अगर मैंने निर्देशांक लिख दिया इस तरीके से x, y के रूप में, तो वो मेरे को बेसिकली क्या दर्शाता था, वो मेरे को बेसिकली उसकी स्थिति या दूरी दर्शाता था। अब दूरी y अक्ष से भी आप बता सकते हैं, y के सापेक्ष, x अक्ष के सापेक्ष भी बता सकते हैं आप, और मूल बिंदु के सापेक्ष भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि 2,3 की ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे रूट 13 इकाई। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि अगर मेरे को डिस्टेंस के बारे में बात करना है, अगर मेरे को किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस के बारे में बात करना है, किसी भी बिंदु के दूरी के बारे में बात करना है, तो उसके रेस्पेक्ट में एक रेफरेंस पॉइंट मेरे को पता होना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए ना, जिसके सापेक्ष मैं दूरी की बात करूँगा। जैसे अगर मैंने किसी बच्चे से पूछा कि तुम्हारा घर कितनी दूर है, तो मान लो वो मेरे सामने खड़ा है और वो बोलता है कि मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से मैं क्या समझूंगा कि जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। सही है, क्योंकि 5 किलोमीटर दूर तो वो लंदन से भी 5 किलोमीटर दूर हो सकता है और फवारा चौक से भी 5 किलोमीटर दूर हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग क्या बोलूँगा कि जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से उसने बताया होगा कि 5 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है, ठीक है। तो जब भी दूरी की बात की जाएगी या जब भी किसी बिंदु की स्पेसिफिक स्थिति के बारे में बात की जाएगी, तो हम ये बोलेंगे कि अपने को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट है वो कौन है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु के सापेक्ष पी की जो दूरी है वो कितनी है, रूट 13 इकाई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में, इसी को सदिश के रूप में हम ऐसे बोल देते हैं कि फिर से मान लेते हैं कि 2D प्लेन ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये O है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई, इतना ही लिख देते हैं, ठीक है। अब फिर से मान लिया कि P बिंदु यहाँ पर है जिसके निर्देशांक हैं 2,3, तो अब P का स्थिति सदिश बताना है मेरे को। P का क्या बताना है, स्थिति सदिश, यानी कि P का पोजीशन वेक्टर बताना है, ठीक है। तो P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कुछ भी नहीं होगा, एक सदिश ही होगा। पहली बात तो ऐसा सदिश होगा जो कि P की स्थिति को दर्शा रहा होगा और किसी एक बिंदु के सापेक्ष दर्शा रहा होगा। वो बिंदु कौन सा है, मूल बिंदु यानी कि O। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं P का पोजीशन वेक्टर बोलना चाहता हूँ, P का स्थिति सदिश बोलना चाहता हूँ, तो वो एक ऐसा सदिश होगा जो कि P की स्थिति को दर्शा रहा होगा मूल बिंदु के सापेक्ष। अब वो सदिश है तो उसमें परिमाण भी होना चाहिए और उसमें दिशा भी होनी चाहिए। तो अगर आपको P का पोजीशन वेक्टर लिखना है, P का स्थिति सदिश लिखना है, तो आप क्या करें कि P को O से जोड़ दें, P को O से जोड़ दें और दिशा दे दें O से P की तरफ। सही है। अगर P का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आप क्या करें कि P को O से, दिखा देता हूं मैं ना, P को O से जोड़ दें, P को O से जोड़ दें इस तरीके से और दिशा दे दें P की तरफ, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा कि मेरे को एक वेक्टर मिल गया। कौन सा वेक्टर मिल गया, OP वेक्टर, जहाँ पर O प्रारंभिक बिंदु है और P क्या है, अंतिम बिंदु है। इस वेक्टर में दिशा भी है, अभी दिशा है इसके पास, और साथ ही साथ इसका कुछ ना कुछ परिमाण भी है, क्योंकि OP के अगर मैं मॉड की बात करूँगा, OP के अगर मैं परिमाण की बात करूँगा तो वही पाइथागोरस का नियम लगा देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, रूट 13 के बराबर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि P का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, OP वेक्टर है, ठीक है। ये जो OP वेक्टर है वो क्या है, P का पोजीशन वेक्टर या P का स्थिति सदिश।
बोलो, क्या समझ में आ रहा है सभी को? कैसे बोलोगे? कोई बात नहीं, जहाँ बैठो वहाँ बैठ करके बोल लो, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि यहाँ पर कोई बिंदु है Q है ना, इसके निर्देशांक मान लेते हैं कि मैंने लिख दिया -1,4, ठीक है। तो अगर आपको Q का स्थिति सदिश लिखना हो, Q का पोजीशन वेक्टर लिखना हो, तो मेरे ख्याल से लिख सकते हो। क्या करना पड़ेगा? O को Q से जोड़ दिया, बहुत खतरनाक जुड़ गया ये तो। O को Q से जोड़ते हैं, कोशिश करते हैं इस बार जोड़ने की। हाँ, O को Q से जोड़ा और दिशा दे दी Q की तरफ, तो ये जो OQ वेक्टर होगा वही क्या होगा? Q का पोजीशन वेक्टर होगा, बिंदु Q का स्थिति सदिश होगा, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में वो क्या होगा, मतलब आई कैप और जे कैप के फॉर्म में अगर हम देखें तो वो क्या होगा, वो बातें मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता जाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझें, ठीक है। तो इन जनरल में क्या बोल सकता हूँ बच्चों, इन जनरल में क्या बोल सकता हूँ पोजीशन वेक्टर के बारे में? यदि P कोई बिंदु है और O मूल बिंदु है, तब P का स्थिति सदिश एक ऐसा सदिश होगा, P का स्थिति सदिश एक ऐसा सदिश होगा जो कि P की स्थिति को दर्शाएगा मूल बिंदु O के सापेक्ष, ठीक है। ये आप परिभाषा मान लें कि यदि कोई बिंदु P है और O मूल बिंदु है, देखो O जो है ना मूल बिंदु जिसको मैं बोल रहा हूँ, यही हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। रेफरेंस पॉइंट अभी मैंने उदाहरण में आपको बताया था कि कभी भी हम अगर दूरी की बात करेंगे तो कहाँ से कितनी दूरी पर है, तो वो कहाँ से जो पॉइंट होता है वो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। तो पोजीशन वेक्टर निकालते समय भी अपने को रेफरेंस पॉइंट का पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही मेंशन की जा सकती है। तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पर O जो है, अगर O मूल बिंदु भी नहीं है तो कोई और बिंदु भी है, तो O हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। और उसके हिसाब से जो सदिश P की, उसके सापेक्ष जो सदिश P की स्थिति को दर्शा रहा होगा उसी को क्या बोल दिया जाएगा, P का पोजीशन वेक्टर। और उसे हम इस तरीके से लिखेंगे OP वेक्टर। और ये आपको प्राप्त किस तरीके से होगा, O को P से जोड़ने पर जो सदिश प्राप्त होगा जिसकी दिशा O से P की तरफ हो, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेना ना, मैनेज कर लेना। तो प्राप्त कैसे होगा, किसी भी वेक्टर का अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हमने क्या बोला कि उसको O से जोड़ दिया जाए और उसी बिंदु की तरफ दिशा दिखा दी जाए, तो वो जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, OP वेक्टर, यानी कि उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही चिटपुटिया बातें हैं, ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फिर से वही बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये O है
और यहाँ पर एक बिंदु P है, P नहीं लेकर के कुछ और ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु A है और यहाँ पर एक बिंदु B है, ठीक है ना। ध्यान से देख लेना, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है, B है। तो अगर मैं B के पोजीशन वेक्टर की बात करूं, ठीक है, अभी एक्सिस वैक्सिस भूल जाओ, हो सकता है कि एक्स वाई जेड तीनों हो और हो सकता है एक्स और वाई दोनों हो, केवल एक्स और वाई भी हो सकते हैं और हो सकता है एक्स वाई जेड तीनों हो, ठीक है, दोनों में ही बात कर रहे हैं हम। तो अगर मैं ए और बी के पोजीशन वेक्टर की बात करूं, यदि मैं ए तथा बी के स्थिति सदिश की बात करूं, तो आपको क्या कर लेना है, अगर ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे बच्चों, ओ को ए से जोड़ दिया और दिशा ए की तरफ दे दी, तो वो क्या मिल गया मेरे को, ओ ए वेक्टर मिल गया, ठीक है। यानी कि ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आप क्या करें कि बी को मूल बिंदु से जोड़ दें और दिशा दिखा दें बी की तरफ, तो बी बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा, ओ बी वेक्टर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप क्या करें कि एक ये वेक्टर बना लें, कौन सा, ए बी वेक्टर, ए को बी से जोड़ दिया और दिशा मैंने दे दी बी की तरफ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ या कर रहा हूँ वो अभी समझ में आएगा। ए को बी से भी हमने जोड़ दिया, ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया, ए बी वेक्टर। अब बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को यहाँ पर त्रिभुज योग का लगता हुआ नजर आ रहा है सदिशों के लिए। मेरे को एक त्रिभुज दिखाई दिया, कौन सा, त्रिभुज ओ ए बी, मेरे को तो दिखाई दिया, देखो तुम लोगों को भी दिखाई दिया क्या, नहीं दिखा तो टॉर्च वॉर्च मार करके देखो जरा, दिख जाना चाहिए, है ना। अपने को क्या दिखाई दिया, एक त्रिभुज ओ ए बी। क्या इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। ध्यान से देखें कि ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर का क्रम एक ही है। हम क्या बोल रहे हैं कि ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर का क्रम एक ही है, और जो तीसरी भुजा है ओ बी वो इनके उल्टे क्रम में लिखी गई है। ध्यान से देखें, जो तीसरी भुजा है ओ बी वो इनके उल्टे क्रम में लिखी गई है, प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पर अगर मैं सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाऊंगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, इन दोनों को मैंने ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि ये समान क्रम में थे, ठीक है। अब जो तीसरी भुजा है वो उल्टे क्रम में इन दोनों के योग के बराबर निरूपित की जाएगी, ये हमने पढ़ा था। तो तीसरी भुजा कौन है, ओ बी वेक्टर। यहां तक समझ में आ रहा है ना। हमने लिखा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किसके बराबर आ गया, ओ बी वेक्टर के। ध्यान से देखते जाना। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए बी वेक्टर अपने को क्या मिल गया, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये बहुत खतरनाक स्टेप हो गई बहुत सारे बच्चों के लिए, समझ में नहीं आया कैसे लिखा। अरे पांडुओं कुछ नहीं किया है मैंने, इस स्टेप से ये वाली स्टेप लिखी है। कैसे लिखी है, इस ओ ए वेक्टर को आर एच एस में ले गए, या यूं कह लो कि आर एच एस में और एल एच एस में माइनस ओ ए वेक्टर जोड़ दिया। समझ में आ रहा है, जो भी आपको समझ में आए। तो हम इस स्टेप से ये वाला स्टेप लिख देंगे कि ए बी वेक्टर किसके बराबर आ गया, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के बराबर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ओ ए वेक्टर तो क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर, और ओ बी वेक्टर क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर। ध्यान से देख लो, क्योंकि मैं अगले पेज पे अब कार्यक्रम को लेकर के जाने वाला हूं। ओ बी वेक्टर तो क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर, और ओ ए वेक्टर क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और ए बी वेक्टर निकल करके आ रहा है किसके बराबर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के। अब अगली पेज पे बातें करते हैं। हमने कहा ए बी वेक्टर बराबर आ गया ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, है ना। देख लो यही लिखा था, अगर भरोसा नहीं है मेरे पे तो। ए बी वेक्टर को हमने यही लिखा है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि ओ बी वेक्टर का क्या मतलब हो गया, ओ बी वेक्टर का क्या मतलब हो गया, बिंदु P का पोजीशन वेक्टर। अब तुम्हें इस तरीके से एग्जाम में नहीं लिखना है, चलो मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, स्थिति सदिश समझ में आ गया, माइनस
ओ ए वेक्टर हमने देखा क्या है, बिंदु ए का स्थिति सदिश। बहुत ही आसान सी बातें चल रही हैं, अगर आप जगे हुए हैं तो सब समझ में आ रहा होगा, और अगर आप सो रहे हैं तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, जहाँ पे ओ बी वेक्टर क्या दर्शा रहा है, बी का स्थिति सदिश, और ओ ए वेक्टर क्या दर्शा रहा है, ए का स्थिति सदिश। तो यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला मेरे को कि ए बी वेक्टर जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं पहले इसका पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, माइनस इसका पोजीशन वेक्टर उसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर के लिए। अगर मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर को आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कौन आ रहा है, यहाँ से देखो तो कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन है, पी है। ठीक है, ऐसे मेरी निगाहों से देखो तो हम लिखेंगे कि पी क्यू वेक्टर बराबर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और क्यू का जो पोजीशन वेक्टर होगा मूल बिंदु के सापेक्ष वो क्या लिखेंगे हम, ओ क्यू वेक्टर। पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा मूल बिंदु के सापेक्ष उसको क्या लिखेंगे, ओ पी वेक्टर। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, पी क्यू वेक्टर के बराबर हो गया। ठीक है, ये वेक्टर घुस गया इसमें, देख लेना थोड़ा, है ना, सही है। और करते हैं, अगर मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया ए डी वेक्टर, तो इसको आप क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यानी कि डी का स्थिति सदिश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, ए का, बिंदु डी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश, है ना। हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से लिखेंगे स्थिति सदिश के फॉर्म में। अच्छा, डी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु के सापेक्ष ओ डी वेक्टर, और ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु के सापेक्ष ओ ए वेक्टर। ठीक है, ए डी वेक्टर बराबर ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इन जनरल कोई भी वेक्टर अगर दे रखा है तो पहले हम अंतिम बिंदु का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे और माइनस करके प्रारंभिक बिंदु का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, वो उस वेक्टर के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसको हमने कैसे समझा, इसको हमने त्रिभुज के योग नियम से समझा, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से समझा है हमने। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन समझा दिया था ताकि पोजीशन वेक्टर की कहानी और आसानी से समझ में अपने को आ जाए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको लिखना आना चाहिए। ये सारी बातें नोट कर लेना। यहाँ से शुरू किया था क्या हमने, हाँ, ठीक है बच्चों। अब नोट में एक पॉइंट लिख लेते हैं, नोट ध्यान दें, बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, क्वेश्चन में इसका यूज़ आएगा, आगे मैं आपको याद दिलाऊंगा। ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश अद्वितीय होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए या ऑफ एनी पॉइंट इज यूनिक। ठीक है, क्या मतलब है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी बिंदु अगर दे रखा है मेरे को P, कोई भी बिंदु अगर मेरे को P दे रखा है तो P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, मतलब उसका एक ही पोजीशन वेक्टर होगा। सही है ना, ऐसा एक ही सदिश होगा जो कि उसकी स्थिति को दर्शा रहा होगा।
ऐसे 1000 सदिश नहीं होंगे जो कि उसकी स्थिति को दर्शा रहे होंगे। अगर मान लो कि वो बोलता है कि 2 हैं उसके स्थिति सदिश, तो वो दोनों के दोनों हम मान लेंगे कि क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जैसे हम 2D में पढ़ते हैं कि अगर मैंने बिंदु P के निर्देशांक लिख दिए 2,3, ठीक है, तो ऐसा एक ही बिंदु होगा पूरे 2D प्लेन में, ऐसा एक ही बिंदु होगा जिसके निर्देशांक 2,3 होंगे। ठीक है, वो बिंदु कैसे प्राप्त होता है, एक्स अक्ष की दिशा में आप 2 इकाई चलेंगे, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, और धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में आप 3 इकाई चलेंगे तो आपको वो बिंदु P मिल जाएगा। तो ऐसा एक ही P होगा जिसके निर्देशांक आपको 2,3 मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम बोलते थे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज यूनिक। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज यूनिक। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बिंदु का, किसी निश्चित बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा वो अद्वितीय रूप से एक ही तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपसे कोई बोलता है कि OP वेक्टर बराबर है xi प्लस yj, और वो ऐसे भी बोल देता है कि OP वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j, तो खूबसूरती से आप ये बात बोल पाएंगे कि x का मान 2 के बराबर होना चाहिए और y का मान किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर। ठीक है, ये हम क्यों बोल पाए, हम इसलिए बोल पाए क्योंकि OP वेक्टर जो है वो P का पोजीशन वेक्टर है, और P का पोजीशन वेक्टर यूनिक होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए इसका मतलब ये दोनों सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने चाहिए। तो ये दोनों सेम वेक्टर को तभी रिप्रेजेंट करेंगे जब x का मान 2 हो जाए और y का मान कितना हो जाए, 3 हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्या है, हम 2 रेखाओं का प्रतिच्छेदित बिंदु ज्ञात कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों का प्रतिच्छेदित बिंदु मान लिया P है, तो P का मैं पोजीशन वेक्टर लिखता हूं पहले इसके सापेक्ष, और फिर P का मैं पोजीशन वेक्टर लिखता हूं इसके सापेक्ष, और मैं बोलूँगा कि P का पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो यूनिक होगा। तो हमने जो इसके सापेक्ष लिखा और जो इसके सापेक्ष लिखा वो दोनों ही क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो उसमें हम i और j के जो गुणांक आएंगे उनको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, वो तो आगे की बात है, सवालों में जब हम कर रहे होंगे तो मैं आपको ध्यान दिला दूंगा। तो ये वो नोट का पॉइंट है जो आप बहुत अच्छे से समझ लें और लिख लें। ठीक है ना, चलो।